हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, जिसमें पहला पार्ट है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है ये, सुनिए। अकॉर्डिंग टू इट, the amount of substance deposited or dissolved at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed या utilized किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कितना डिसॉल्व, इलेक्ट्रोड से कितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा या इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज यूटिलाइज्ड के या चार्ज पास्ड। मतलब W अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या डिसॉल्व्ड को कहते हैं तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q। Q इज द चार्ज पास्ड और चार्ज यूटिलाइज्ड। W mass of substance deposited या dissolved और Q is the charge। हम सभी जानते हैं Q बराबर होता है I इंटू टी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो W बराबर हो जाएगा Z इंटू I इंटू टी। बेटा Q कूलाम में है तो ध्यान दीजिए, यहां पर I इज द करंट, Q किस में होता है, कूलाम, ठीक है ना। I इज द करंट इन एम्पियर, Yes. और T इज द टाइम इन सेकंड, और इतना तो जानते ही होंगे एम्पियर इंटू सेकंड इज कूलम। What is Z? Z is a proportionality constant known as electrochemical equivalence। Z की वैल्यू होती है E is the equivalent weight by 96500, that is 1 Faraday. 1 Faraday is the charge on 1 mole of the electron. Charge on 1 electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. If you will multiply it by the mole, that is 6.022 into 10 to the power 23, you will get the value 96500, that is equal to 1 Faraday. Means 1 Faraday is equal to 96500 Coulomb. So what will be the formula? Z is equal to E by 96500. Then what will be the formula? The formula will become W is equal to EIT by 96500.
where E is the equivalent weight. Equivalent weight. E यहां पर इक्विवेलेंट वेट है, I, T और W ये मैंने ऊपर लिखा दी, ये आप जानते, ये इसको नीचे तक कर लो, ठीक है ना। I, T और W आप सब जानते हैं कि क्या है। थोड़ा सा जेड के बारे में समझेंगे, ये वैल्यू जेड की कहां से आई, जेड क्या चीज है, ये सब समझना जरूरी। तो अगले पेज में बेटे यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। Yes, sir. ठीक है, आपके पास फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू पहले इससे पहले वाला फॉर्मूला लिखिए, Z into I into T. I is the ampere in coulomb and T is the time in sec. तो अगर मान लो let I is equal to 1 ampere, T is equal to 1 second, that is Q is equal to 1 coulomb. अगर ऐसा हो जाए तो क्या W is equal to Z नहीं हो जाएगा? तो what is Z? Z is the amount of substance, amount of mass of substance deposited when 1 coulomb of charge is passed. That is, Z is mass of substance deposited when 1 coulomb of charge is passed in the cell. ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 फैराडे, that is the charge on 1 mole of electron, the value is comes out to be 96500 coulomb. क्या है ये? This much amount of charge can deposit 1 gram equivalent of any of the substance. तो इसको भी नोट बना के लिख ले, थोड़ा सा एक नोट लिखाता हूं आपको, इंक चेंज कर रहा हूं, एक नोट लिख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाए। नोट याद कर लो आप कि 96500 कूलम या 1 फैराडे चार्ज can deposit 1 gram equivalent, that is equal to E, equivalent weight of any substance. कोई लेना देना नहीं हम किस सब्सटेंस की बात कर, अगर कहीं से भी 1 फैराडे का चार्ज पास कराया जाता है तो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट हो जाएगा। मान लीजिए जिंक को डिपॉजिट करवाना है तो अगर 96500 कूलम का चार्ज पास कराओगे तो जिंक के इक्विवेलेंट वेट के बराबर, मतलब 65/2, लगभग 65 ग्राम उसका मास होता है, बाई 2 कर दीजिए वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। इक्विवेलेंट वेट ई के बराबर सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये लाइन याद रखने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, कि 1 फैराडे चार्ज अगर आप कहीं से भी पास करोगे तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो जाएगा। चलिए
जरा ध्यान दीजिए, अगर 96500 कूलाम डिपॉजिट कर सकता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ई ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट, किसी के भी इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस को डिपॉजिट कर सकता है, उस इक्विवेलेंट वेट को ई लिखते। तो जरा ऊपर देखिए, जेड क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। तो अगर 96500 कूलम चार्ज ई ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट कर सकता है, तो 1 कूलम चार्ज कितना सब्सटेंस डिपॉजिट कर सकता है बताइए, ई बाई 96500। और 1 कूलम चार्ज जितना सब्सटेंस डिपॉजिट करता है वही तो जेड है। ऊपर देखिए, अरे मेरी बात समझ में आ रही है, कह रहा है 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो जेड है। तो अगर आपको बेटा ये नोट याद है तो आप इजीली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। ये याद रखिए कि 96500 कूलम किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट कर सकता है। जैसे देख, मैं कहता हूं एक सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक सॉल्यूशन है जिसमें Al3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ईजी मतलब फॉर एग्जांपल। अब इसमें से पहला केस, केस नंबर 1 फेराडे, 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम चार्ज इज पास्ड, इस सॉल्यूशन से इतना चार्ज पास कराया, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? सब्सटेंस डिपॉजिटेड, बताओ, इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? एल्युमिनियम का वेट है 27, वैलेंसी फैक्टर है 3, 3 पॉजिटिव लगे तो इक्विवेलेंट वेट है 9 ग्राम, 9 ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अच्छा, अब जरा दूसरी बात बताइए, अगर मैंने 3 फेराडे का चार्ज पास कराया तो सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना होगा? देखो इस पर बेटा, अगर इसकी इक्वेशन बना रहे हैं तो Al3 पॉजिटिव को अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये Al में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 मोल Al। तो 1 मोल Al का वेट कितना होता है? 27 ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि 1 फेराडे का चार्ज किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब मास को डिपॉजिट कर सकता है। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, W बराबर EIT बाई 96500। इससे हम लोग वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते। अब जरा थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। बेटे एक नोट और है, उस नोट को मैं नोट 1 लिख देता हूं, ठीक है ना, इस नोट को मैं लिख देता हूं 1, फर्स्ट नोट है। अब मैं सेकंड नोट, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक क्या है समझिए। सिल्वर है, कॉपर है, इन मेटल्स पर आयरन है, इन मेटल्स पर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। नॉर्मल भाषा में आप लोग कहते हो पानी चढ़ा देते। लोहे की चेन होती है जो कि स्टील की कह लो, जो कि घड़ियों में लगाई जाती है, रिस्ट वॉचेस, उसके ऊपर कॉपर या सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है उसकी, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात आ जाए तो 2 बातें ध्यान रखिए, एक तो वो एरिया जिस पे इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है, दूसरी बात
कितना थिकनेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी जी हाँ, जो लेयर चढ़ाई जाएगी उसकी कुछ न कुछ मोटाई, उसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी। कितनी मोटी लेयर चढ़ाई गई है, कितनी थिकनेस की लेयर चढ़ाई गई है। जितनी थिकनेस की लेयर चढ़ाई जाएगी उतना ज्यादा दिनों तक स्टेबल रहेगी उसके ऊपर। जितनी थिन लेयर होगी उतनी जल्दी निकल जाएगी वो बाहर से। और तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये है डेंसिटी ऑफ द मेटल, उस मेटल की डेंसिटी। अगर ये तीन बातें याद हैं तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सारे क्वेश्चंस कर सकते। जरा ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, in case of electroplating, let thickness of electroplating is L. The cross section area to be electroplated is A, and density of metal is D. ध्यान रखिएगा, यूनिट सारी कांस्टेंट पड़ेगी। अगर एल आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, मिलीमीटर में ले रहे हो, तो वही एक लीजिए और वही डी। मालूम चले एल में सेंटीमीटर में ले तो ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, डी ग्राम पर सीसी हो जाए, जैसा आप ले। तो यूनिट का ध्यान रखें। ये मैंने आपको गैसेस स्टेट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि आप यूनिट्स बहुत ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप यूनिट गड़बड़ मत कर दे, नहीं तो सारा मामला गड़बड़। अब यहाँ पे मैंने आपको थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तीन चीजें आपको समझाई। दोबारा से ध्यान से देखिए वो तीनों चीजें क्या क्या है। पहली चीज थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको कि मैंने कहा स्मॉल एल। दूसरी चीज क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने कहा ए। तीसरी चीज डेंसिटी ऑफ द मेटल, मेटल की डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ द मेटल को मैंने कहा स्मॉल डी। ये तीन चीजें अच्छे से ध्यान दीजिए। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं जिससे कि मैं इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ला सकूं। फॉर्मूला क्या था? W बराबर EIT बाई 96500। थोड़ा ध्यान से चेंज करना। W है मास, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा EIT बाई 96500। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी बराबर आ जाएगा EIT बाई 96500। ये आपका फॉर्मूला है। ए क्या है मुझे बताइए? व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज एल? Thickness of electroplating. And what is D? Density. Density of the। तो यहां इन तक पहला लॉ था जिसमें मैंने आपको दो तीन बातें समझाई, उससे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो। पहली बात हमने W की बताई, दूसरी बात हमने Z की बताई, तीसरी बात हमने E की बताई, और ये चौथी बात है मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बताई। बेटे इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे सॉल्व करवाए।
Next, we are talking about the second law of electrolysis. फर्स्ट लॉ तो हमने देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज सेकंड लॉ. ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. बेटा जो लाइट का कनेक्शन है वो दो तरीके से होता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल. जो सीरीज में कनेक्शन होता है उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक तरफ से पास आउट होता है, पास होता करंट, और लास्ट तक उतना ही करंट जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं. लेकिन जो पैरेलल में होता है कनेक्शन, उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है. पैरेलल में जो कनेक्शन होगा उसमें जो करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पैरेलल में कनेक्शन से. अब अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बेटा आपको जो पोल से करंट आ रहा है वो पूरा पूरा नहीं मिलेगा. यही कारण है कि आपके घरों में जो ट्यूबलाइट होती है वो इतना उजाला नहीं देती जितना कि स्ट्रीट लाइट की ट्यूबलाइट उजाला देती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वहां कनेक्शन सीरीज में. दिवाली पर आप लड़ियां लगाते हो, छोटे छोटे बल्ब कितनी तेज चलते, क्योंकि वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, सीरीज में कनेक्शन. तो दो तरीके कनेक्शंस हैं, एक सीरीज जहां करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, एक तरफ से आप करंट पास करा रहे हो वो लगातार. तो हम यहां पर जिस कनेक्शन की बात कर रहे हैं वो सीरीज में कनेक्शन की बात. तो चलिए बात करते हैं. If two or more electrolytic cells are वैसे तो कनेक्टेड भी लिख सकते थे, अरेंज्ड की जगह कनेक्टेड भी लिख सकते थे. आर connected in series, then the mass of या mass ratio of substance deposited on the electrodes is in the mass ratio of in the ratio of their equivalent weights. अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी. देखिए अगले पेज पर मैं ले जाता हूं आप लोगों को. मान लीजिए कि हमने यहां से कोई करंट पास किया, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए उनका कनेक्शन सीरीज में दे रखा है. ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगाए गए और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा. ये यहाँ बैटरी होगी बेटा, इसकी भी यहाँ बैटरी होगी बेटा, और हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर.
ठीक है, एक सीरीज में कनेक्ट कर। मान लेते हैं यहां जो सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हुआ उसका वेट है W1, और जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट है E1। यहां जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसका वेट है W2, और उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है E2। तो W1 बाई W2 हमेशा बराबर होगा E1 बाई E2। ये रेशो ऑलवेज सेम होगा। बेटे इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। जरा चेंज कीजिए, W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2। ऐसा क्यों भाई? कोई भी सब चार्ज पास करा रहे हो तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? W1 बराबर E1, IT को मैं Q लिख दूं बाई 96500, और यहां कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग? W2 बराबर E2, Q लिख दूं अपॉन 96500। अब इस चीज को समझिए, जो आप चार्ज पास करा रहे हैं Q, दैट इज कांस्टेंट, सेम है दोनों। 96500 नंबर है वो भी कांस्टेंट, तो अपने आप समझ में आ गया ना, W1 बाई W2, Q से ना Q और 96500 कट गया, तो डिवाइड करोगे तो अपने आप आ जाएगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब जो मास डिपॉजिट होगा उस मास का वही रेशो होगा जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और डायरेक्ट आप वैल्यू रख के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है बेटे? कंडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक मेटेलिक कंडक्टर्स में, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स में थ्रू इलेक्ट्रॉन कंडक्शन टेक्स प्लेस करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में थ्रू आयन टेक प्लेस। मेटेलिक कंडक्टर्स में आपके सारे मेटल्स, ध्यान रखिएगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन सिल्वर के वायर नहीं बनाए जाते। उसका कॉज है दैट विल बी स्टोलन वेरी इजीली। कोई भी आदमी के घर के बाहर आप चांदी के तार लगा दो, काट लेगा वो। सिल्वर बहुत ही, अब आप ऐसा मत सोचना इंडिया में ही ऐसा है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बच जाए, और ये भी नहीं है कि ऐसी कोशिश नहीं की गई। कोशिश की गई लेकिन उसका परिणाम यही हुआ कि हमको भारी नुकसान हुआ।
वो सब चोरी हो गया, यहां तक कि कॉपर तक चोरी हो। तो हम लोग ओपनली तो कॉपर वायर भी जल्दी नहीं लगाते, हाँ कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो हम लोग लगाते हैं। वैसे तो आपके घरों के लिए भी कॉपर वायर्स आते, तो वो अपने अलग अलग कॉस्ट में आते। सिल्वर वायर फिर भी नहीं आता, ये बस इस बात का ध्यान रखें। पहली बात तो इतनी कॉस्टिंग देगा कौन, और दूसरी बात अगर गवर्नमेंट अपने बेसिस पर कहीं लगा भी दे तो लोग चोरी कर लेते। रेलवेज में कई जगह पे कॉपर वायर्स यूज किए गए हाई क्वालिटी के, लेकिन उसमें बहुत हाई वोल्टेज भी, करीबन 25 से 30 हजार वोल्ट का वोल्टेज पास आउट होता है, तब कॉपर वायर सुरक्षित है कि उसके आसपास इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहो, कि कोई आदमी जाएगा तो स्वाहा हो जाए। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सत्य है कि सिल्वर का यूज नहीं किया जा सकता, जबकि वो बेस्ट है, फिर भी यूज नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों तरीके के कंडक्टर्स के लिए, चाहे मेटेलिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, ओम्स लॉ इज वैलिड। दोनों टाइप के कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड। चलिए बढ़ते हैं। तो यहां मैं नीचे लिख देता हूं, ओम्स लॉ is valid for both type of conductors या conductions, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो या थ्रू इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्शन हो, दोनों में ओम्स लॉ वैलिड। ओम्स लॉ होता क्या है बेटा, V बराबर I R क्या है, रेजिस्टेंस। अब अगर इसके आगे मैं बोलना शुरू करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी आप फिजिक्स में पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी फिजिक्स। हम तो इसको टच करते हुए निकल जाए, हम तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर आके आ जाए। मैंने एक आध बार आप लोगों को और भी पहले बताया होगा कि बेटा गाड़ी में ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए नहीं, गाड़ी चलाने के लिए होते हैं। लोग गलत सोचते हैं कि गाड़ियों में ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए होते हैं, नहीं, गाड़ी चलाने। कैसे, बिना ब्रेक की गाड़ी चला लोगे, बिठा दिया जाए तुमको स्टीयरिंग पर और ब्रेक फेल कर दिए जाए, क्या होगा, आप चला नहीं सकते गाड़ी। फ्रिक्शन, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फ्रिक्शन हमें चलने से रोकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम है बिना फ्रिक्शन के हम चल भी नहीं सकते। क्यों, चलोगे तो एक्सीडेंटल होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल के देखो, रुक ही नहीं पाओगे। फ्रिक्शनलेस सरफेस वैसे तो जनरली है नहीं, फिजिक्स में एक आध दो सवाल फ्रिक्शनलेस सरफेस के आपको करते हैं, एंड दैट इज ए कंप्लीटली जो है यूजलेस फिनोमिना। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप कैसे चलोगे भाई, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलना ही पॉसिबल। चलिए और आगे बढ़ते। इसी तरीके से बिना रेजिस्टेंस के अगर आप वायर को यूज करेंगे, तो हाँ कुछ जगह हैं जहां पे बिना रेजिस्टेंस के हम लोग सुपर कंडक्टर्स में यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस की। ये आपके जो भी वायर जा रहे हैं, जो भी आपके घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट धुआंधार गति से फ्लो करेगा और आपके सारे अप्लायंसेस को जला के राख देगा। तो रेजिस्टेंस एक हिंड्रेंस है करंट के फ्लो करने में, लेकिन जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, वैसे ही करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस जरूरी। चलिए आगे बढ़ते। जरा पहली बात रेजिस्टेंस की ही कर, पहली बात पढ़ लेते हैं।
resistance R. क्या चीज है? It is the obstacle, it is the hindrance in the flow of current. और जो R बराबर होता है, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A. अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो L लेंथ ऑफ द वायर है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और A, what is A? A is area of cross section. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. चलिए रो हटाइए बेटे, ओ सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए. R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A. Here rho is the resistivity and L by A is the cell constant. What is resistivity? L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर लो, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर. तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर having 1 centimeter in length and area of cross section 1 centimeter square is the resistivity. चलिए भैया, unit of R is equal to O. R की यूनिट क्या होगी? O. आगे कंडक्टेंस. Conductance is represented by C और G. या तो C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडक्टेंस को, या G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. C या G क्या चीज है समझिए. C इज इक्वल टू 1 बाई R, और R क्या है? रेजिस्टेंस. मैं कह सकता हूं रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी reciprocal of resistance is known as conductance. यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स या महो या साइमन. साइमन, एस नहीं लगाना, साइमन. चलिए जरा इसको ओपन करो बेटा. C इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू A बाई L. What is 1 by rho? 1 by rho is known as small k. इस तरीके से बनाना, कप्पा कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाएगा कप्पा, and known as conductivity. बेटा इस 1 बाई रो को कप्पा लिख दो, तो कप्पा बराबर हो जाएगा C इंटू L बाई A. इस कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है. तो जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस
is equal to conductance into cell constant. अच्छा, आगे बढ़िए। यूनिट, बेटा सी की यूनिट क्या थी? साइमन। एल सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा की यूनिट होगी। किसकी यूनिट है? कप्पा। याद रहेगा? Yes, sir. नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती? द कंडक्टिविटी ऑफ all the ions present in 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity. Molar conductivity is represented by delta M, that will be equal to kappa into 1000 by molarity. अब ये फॉर्मूला कहां से है? जरा ध्यान से देखिए। भाई डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा बाई कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कप्पा की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोलरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। पर लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब। इसको चेंज करो तो डेल्टा एम बराबर कप्पा अपॉन, अब सीएम को मोलरिटी लिख सकता हूं, ठीक, इनटू साइमन डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 का क्यूब 1000 बाहर आ जाएगा, इधर आ गया। तो डेल्टा एम बराबर 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलरिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे मोल था ना बेटा, अपॉन मोल तो था ही, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स चलिए आगे बढ़िए। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, equivalent conductivity is represented by delta EQ.
क्या फॉर्मूला डेफिनेशन हो जाएगी? द कंडक्टिविटी ऑफ all the ions present in 1 gram equivalent, मतलब equivalent weight of the electrolyte, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल पानी में डालो, उससे जो आयन निकले उनकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट पानी में डालो, मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, उससे जो आयन निकले उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए डेल्टा ई क्यू बराबर 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सिमिलरली उसी फॉर्म में नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लीटर ऊपर जाएगा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, वो 10 सेंटीमीटर क्यूब बनाएगा, 10 का क्यूब 1000 बाहर। समझिए Yes. क्या आप फॉर्मूला निकाल पाएंगे ये वाला, जिस तरीके से मैंने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आप निकाल सकते हैं। अब है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल्टा ई। डेल्टा एम बराबर 1000 इंटू कप्पा बाई मोलरिटी, डेल्टा ई क्यू बराबर 1000 इंटू कप्पा बाई नॉर्मेलिटी। तो आप एक बात चाहिए, डेल्टा एम बाई डेल्टा ई क्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी। कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएं। No, sir. चलिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा एम बाई डेल्टा ई क्यू बराबर नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूं? जेड इंटू एम लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? Yes, sir. भाई मम्मी बड़ी या नानी, याद है आपको क्या बताया था मैंने? ये है नानी और ये है मम्मी। मम्मी और नानी दोनों की एज अगर आपको बराबर करनी हो तो क्या करो? नानी की एज में मल्टीप्लाई कर दोगे या मम्मी की एज Mummy की age. इंटू जेड। तो नॉर्मेलिटी की जगह जेड इंटू एम अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी से मोलरिटी गया तो डेल्टा एम बराबर जेड इज वैलेंसी फैक्टर इंटू डेल्टा ई क्यू। या डेल्टा ई क्यू बराबर डेल्टा एम बाई जेड। यहां मैं लिख देता हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। हियर स्मॉल जेड इज एन फैक्टर। बच्चे कैपिटल जेड ना समझ लें इसे। एन फैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी फैक्टर। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अब बेटे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सी, कप्पा, डेल्टा एम एंड डेल्टा ई। बेटा ध्यान देना, सी कंडक्टेंस है, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाएगा, डेल्टा एम मोलर कंडक्टिविटी है और डेल्टा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहली बात, as the dilution increases, ionization also increases। ध्यान देना, आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं। तो आयनाइजेशन का क्या मतलब, जब आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन एक ऐसा पार्ट है कि जो कैटायन और एनायन है वो आपस में दूर दूर होते चले जाते, जितनी दूर दूर होते चले जाएंगे उतना ज्यादा आयनाइजेशन होता है। भाई जब आप वाटर में मिला रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तो कैटायन और एनायन बन रहा है, लेकिन वहां पर एक फोर्स डेवलप हो, कैटायन एनायन को खींच रहा, अट्रैक्ट कर, एनायन कैटायन को अट्रैक्ट कर, दो कैटायन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर और दो एनायन भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर। आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डिक्रीज होते चले जाएंगे, जितना डिक्रीज होते चले जाएंगे उतना ज्यादा आयनाइजेशन होता चला। तो आयनाइजेशन का मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो। अगर मैं कह दूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है आपने एक चम्मच नमक को 2000 लीटर की टंकी में डाल, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि अब न तो कहीं कोई अट्रैक्शन फोर्स है न कहीं कोई रिपल्सन फोर्स, इतनी दूर दूर आयंस। तो आयनाइजेशन का मतलब समझो, आयनाइजेशन मतलब आयंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है लगातार, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े। भाई आपने एक चम्मच नमक डाला तो उसमें जितने आयंस थे उतने थे, आप उसमें बढ़ा कैसे लोगे, पानी डालने से आयन कैसे बढ़ जाए। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर आयनाइजेशन इंक्रीज से नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा भाई। आयनाइजेशन इंक्रीज का कभी यह मतलब नहीं होता कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए। कैसे इंक्रीज कर जाएंगे भाई, जितना आपने डाला था, 1 मोल 2 मोल, 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट 10 इक्विवेलेंट, जितना डाला था उतने रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ आयंस कैसे इंक्रीज हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि आयनाइजेशन इंक्रीजेस है, नंबर ऑफ आयंस नहीं। बच्चे कई बार लिखा हुआ मुझे दिखाई देता है कि मैं तो लिखाता हूँ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, बच्चे लिख देते हैं नंबर ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीज। जबरदस्ती नंबर ऑफ आयंस कैसे बढ़े, तो ऐसी गलती मत कर दे कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर ना। अब ये नंबर ऑफ आयंस वो लोग लाए कहां से बताऊंगा, 2 मिनट रुको। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, कहां से वो नंबर ऑफ आयंस लाए ये भी बताऊं। देखिए एक्चुअली कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ है समझाऊंगा। डाइल्यूशन इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन आल्सो इंक्रीजेस। अब अगर आयनाइजेशन भी इंक्रीज कर रहा है तो आयंस ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, क्यों, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, तो आयंस ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, मतलब मोबिलिटी ऑफ द आयंस विल इंक्रीज। उस केस में कंडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, कंडक्शन तो है ही यही चीज। मैंने बताया था शुरुआत में ही आपको कि कंडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक की तो बात नहीं करते हम, तो इलेक्ट्रोलाइटिक की बात।
तो सीधी सीधी बात है, आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी ऑफ द आयंस इंक्रीज करेगा, आयंस ज्यादा फ्री होंगे तो सी विल इंक्रीज। अच्छा, अब मैंने आपको बताया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस की मोबिलिटी है वही आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ तो क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। तो डेल्टा एम will increase, डेल्टा EQ will increase, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी विद डाइल्यूशन बढ़ रही। तो भैया C भी बढ़ेगा, डेल्टा M भी बढ़ेगा, डेल्टा EQ भी बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा M में भी जितने आयंस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्सेस डिक्रीज होंगे, वो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाए। डेल्टा EQ में भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितने आयंस हैं वो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे, और अगर ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्शन बढ़ेगा या कंडक्टेंस बढ़ेगा। चलो भैया, के का क्या करें? व्हाट इज के? ध्यान दीजिएगा, बट के इज स्पेसिफिक conductance, and as the dilution increases, the number of ions per cc cubic centimeter या सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। अब आप क्या कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि आयंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ आयंस पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर उस पूरे सॉल्यूशन का 1 ml 1 cc निकाल के बाहर कर दो तो जरा 2-3 तरीके कंटेनर ले लो। एक कंटेनर में आपने 1 गिलास पानी में NaCl घोला है, दूसरे कंटेनर में आपने 1 लीटर पानी में NaCl घोला है, तीसरे कंटेनर में आपने 50 लीटर पानी में उतना ही NaCl घोला है, और चौथे कंटेनर में आपने 100 लीटर पानी में उतना ही NaCl घोला है। NaCl की अमाउंट 1 टीस्पून ही है। तो किस पानी को पीने से आपको नमक का स्वाद ज्यादा आएगा? जो ग्लास वाला, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा आयंस है, और वो और अगर आपने 100 लीटर पानी में वही 1 चम्मच NaCl घोल रखा है तो क्या आपको नमकीन स्वाद आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? हाँ सर। तो अगर पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस नहीं डिक्रीज कर रहे, नंबर ऑफ आयंस ना इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज कर सकते, क्या कह रहा है? पर सेंटीमीटर क्यूब 1 ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहे हैं 10 कप्पा डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सी, डेल्टा एम और डेल्टा EQ ऑल इंक्रीजेस बट कप्पा डिक्रीजेस, क्योंकि कप्पा में नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीज कर जाए। एक मैं बना देता हूं छोटा सा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है? बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं करते बंद, से ओपन रहना, क्या फर्क पड़ेगा? छोटा सा हमारे पास 1 टीस्पून NaCl प्रेजेंट, 10 ग्राम मान लो। आपने उसे 1 लीटर वाटर में NaCl डाल, बड़ा कंटेनर लिया, NaCl फिक्स है,
वाटर बढ़ गया, मैं कहता हूं 50 लीटर वाटर में वही NaCl डाल, फिर कंटेनर बढ़ गया, हंड्रेड लीटर वाटर में हमने वही NaCl डाला, क्या होगा? तीनों कंटेनर को ध्यान से देखिए, इस कंटेनर के पर सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इस कंटेनर के पर क्यूबिक सेंटीमीटर और इस कंटेनर के पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब आप ये मान के चलो कि सब में से आपने एक एक चम्मच निकाल के पिया, आप ये मान के चलो, तो किसमें आपको नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा मिले? अगर मेरे पास A हो, मेरे पास B हो और इस कंटेनर को मैंने C कहूं और मैं नंबर ऑफ आयंस पर सीसी निकालना चाहूं, सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरे हिसाब से A में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, B में कम मिलेंगे और C में सबसे कम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो A में सबसे कम क्वांटिटी में नंबर ऑफ आयंस मिले, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नंबर ऑफ आयंस मिले, क्यों? आयनाइजेशन इतना अच्छा नहीं, डाइल्यूशन बढ़ गया, आयनाइजेशन बढ़ा, आयंस दूर दूर हुए, तो एक छोटे से पार्ट में नंबर ऑफ आयंस कम मिले, उतने ही पार्ट में जितना पार्ट इसका निकाला। और अगर 100 लीटर है, उसमें आपने 1 टीस्पून NaCl घोला है, तो नंबर ऑफ आयंस और कम। तो सीधी सीधी बात है, ये ध्यान रखिए, कप्पा डिक्रीज करता है जबकि बाद बाकी सारी टर्म विद द डाइल्यूशन इंक्रीज करती। इसके बाद आपका बेटा कोलराउश लॉ है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलिए तो बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जो है अपना कोलराउश लॉ पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक आप लोग इतना तैयार करके आइए, ठीक है? Yes, sir.